19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इसका कंक्लूजन हो गया। मुंबई में ये चल रहा था, 7 डे सेलिब्रेशन पूरा चला है। और ये जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी है, ये मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर यहाँ पे हुआ। और इसमें जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में गोल्डन कॉच ये मिला फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। एक फिल्म है सिल्वर, ये पोलैंड की फिल्म है इसको। और इसके अलावा माया सॉन्ग है, इसको भी जो है वो सिल्वर कॉच मिला फॉर बेस्ट एनिमेशन फिल्म। एंड अंडर द स्नो, इसको सिल्वर कॉच मिला फॉर बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म। ठीक है, तो ये फिल्म फेस्टिवल होता है, ये काफी पुराना फिल्म फेस्टिवल है और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस जो है इसको माना जाता है। इसमें जो फिल्म मेकर्स हैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इन सबको जो है एनिमेशन फिल्म्स को जो है वो दिखाते हैं। 1990 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये शुरू हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो फिल्म डिवीजन करता है, जो कि एक मीडिया यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ और फिल्म्स भी थी, जैसे कि द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू, इसको जो है वो बेस्ट स्टूडेंट फिल्म का अवार्ड मिला। और द लास्ट शेल्टर, इसको स्पेशल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। ठीक है। और इसमें क्योंकि इसमें जो है वो विकसित भारत का जो है और 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, इन सब चीजों पे जो है वो इसमें दिखाया था। तो ये है। फिर कल इंटरनेशनल योगा डे तो था ही, साथ ही साथ वर्ल्ड कैमल डे भी था। तो इसके मौके पे जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इन्होंने जो है वो ग्रीटिंग्स दी हैं। और इन्होंने कहा कि कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट है, और उन्होंने लोगों से बोला है कि जो एक कल्चर रहा है कैमल के प्रिजर्वेशन का, जो कि ये लाइवलीहुड से जुड़े हुए हैं, तो इसको लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो और बढ़ावा दें। फिर योगांध्र 2026, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ, और इसमें काफी जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने बताया। और इसमें जो है वो इनका एम था कि 1.05 करोड़ जो है वो योगा एंथुसियास्ट को पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 1.07 करोड़ पीपल ने जो है वो रजिस्टर किया। कल चूंकि वर्ल्ड योगा डे था, तो हर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो योगा डे सेलिब्रेट किया गया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने, डिफरेंट सबने जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी, जो हमारे इंडियन एम्बेसीज है वहां पे भी जो है सेलिब्रेशंस हुए योगा डे के। योगा डे से भी जो रिलेटेड चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है। फिर नॉर्वे है, इन्होंने जो है वो जनरेटिव एआई टूल्स पे जो है वो इसके यूज पे बैन कर दिया है एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो ओल्डर चिल्ड्रन है इस पे भी जो है ये बैन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लर्निंग पे काफी निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। बच्चे हैं जो आजकल वो ज्यादा से ज्यादा एआई का यूज कर रहे हैं, तो इससे जो एक प्रॉपर एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो जनरेटिव एआई की जो, जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी है, इन सब का यूज करके, जैसे अगर कोई आंसर राइटिंग है या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसमें भी बच्चे जो है वो इसका यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। तो इसीलिए अब इम्फेसिस दिया जा रहा है कि चूंकि इसके काफी जो है वो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए नॉर्वे जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इसको जो है वो बैन करने का डिसीजन लिया है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, पलिनी स्वामी वीरराजा एंड और ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में। इसमें उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होती हैं उनको मजिस्ट्रेट से परमिशन जो है वो ऑब्टेन करना जरूरी है, अगर उनको किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन फिर से करना है। ठीक है। अगर कोर्ट में जो मतलब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद, जैसे कि कोई भी केस अगर होता है तो पहले उसका स्टडी किया जाता है, फिर जो भी उसमें चीजें निकल के आती हैं उसके बाद जो पुलिस होती है वो उसको क्लोज कर देती है। फिर अगर फर्दर उसमें री इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ और चीजों को अगर देखना है, तो उसमें ऑर्डर है कि इन्हें जो है वो मजिस्ट्रेट लेवल पे परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने कहा है कि एक एफआईआर, कहा कि क्वैशिंग एन एफआईआर एंड चार्जशीट इन द इफ फोर मेंशन केस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सच ग्रांटेड परमिशन, मतलब इसको लेके उन्होंने उसको क्वैश कर दिया है।
और डिस्पाइट अ थर्ड एप्लीकेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है इन्होंने डाला था एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर केस में मजिस्ट्रेट के बिफोर, और परमिशन नहीं मिला था, तो उसी पे ये पूरा केस जो है ये था। मतलब ये है कि अगर भी वो करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें एफआईआर को जो क्वैश करते हुए उन्होंने बोला कि ये जो साइटिंग द प्रिंसिपल एस्टैब्लिश इन एक इसके पहले 1992 का केसेस हुआ था, सिविल नेचर का उसका डिस्प्यूट था। तो इसी ग्राउंड पे उसमें भी उस केस में भी जो है कोर्ट का ऑर्डर आया था। सेक्शन 173(2) है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये मैंडेट करता है द फॉरवर्डिंग ऑफ ए कंप्लीटेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, की अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका कंप्लीशन हो जाए तो जो रिपोर्ट है उसको मजिस्ट्रेट को जो है वो फॉरवर्ड करना होगा। और सेक्शन 173(8) ये सीआरपीसी का ये अलाउ करता है सबमिशन ऑफ अ सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इफ एडिशनल एविडेंस, अगर कोई और एविडेंस मिला है किसी भी पर्टिकुलर में केस में फाइनल रिपोर्ट के बाद, तो उसको भी पहले जो है मजिस्ट्रेट को सेंड करना होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली का केस हुआ था 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल्दो सेक्शन 173(8) does not specifically mandate seeking leave of the court for further investigation or filing a supplementary report, ये एक लीगल प्रैक्टिस हो गई है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें फॉर्मली वो उन्हें कोर्ट से मैंडेट ना भी मिले लेकिन उनको परमिशन जो है वो मजिस्ट्रेट से लेनी होगी। तो मतलब ये जैसे लॉ वगैरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। और इसी तरह एक और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आया है ऑन द प्राइमेसी ऑफ फुटपाथ्स एंड राइट टू वॉक पे। तो इसमें जस्टिस जे पी एस नरसिम्हा और अतुल एस चंदोरकर, इनका जो है वो बेंच था, और उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि जो फुटपाथ है उनका काफी जो है वो रेलिवेंस है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि इसका जो मेन एम है बस ये नहीं है कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना, बट ये भी है कि कैसे जो फंडामेंटल राइट है टू वॉक उसको ये एड्रेस करता है, और एक सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट को शो करता है, रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम को जो है ये दर्शाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो जजमेंट है इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है दैट द राइट टू वॉक ऑन अ कंफर्टेबल एंड सेफ फुटपाथ होल्ड्स प्रायोरिटी ओवर मूवमेंट बाय मोटर व्हीकल्स। ठीक है। तो ये है। और इसमें इन्होंने रीजन दिया है कि जो ब्रॉड फुटपाथ हैं उनको उनसे क्या होता है, अर्बन जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती है, सबके लिए इक्विटेबल एक्सेस होता है, एक पब्लिक फ्री एक्सेस होता है, कॉमन एक स्पेस होता है। जरूरी नहीं कि जो गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, जो वॉक कर रहे हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, उनको भी एक राइट है कि वो प्रॉपर वॉक करने के लिए उनको जो है वो जगह मिले। और इन्होंने जस्टिस नरसिम्हा इन्होंने कहा है कि एक्सेस टू कॉमन स्पेसेस शुड नॉट बी ए मोनोपोली ऑफ द मोटराइज्ड क्लास, कि जो गाड़ियां चला रहे हैं सिर्फ उनकी मोनोपोली नहीं है कि उनको एक कॉमन स्पेस या रोड मिलना चाहिए, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी एक कॉमन प्लेस होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये एक आर्टिकल 39(b) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंतर्गत आता है, जो कि मैंडेट करता है कि मटेरियल रिसोर्सेज सर्व द कॉमन गुड। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज है मतलब सबका अच्छा होता है, और इसलिए जो अथॉरिटीज हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनको भी एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करें, साथ ही साथ जो मोटर व्हीकल ओनर्स हैं उनको भी जगह मिले प्रॉपर तरीके से चलने के लिए। आईएनएस तरकश है, ये एक स्टील फ्रिगेट है इंडियन नेवी का, और ये पोर्ट लुइस पहुंचा मॉरिशस में। यहाँ पे ये पार्ट लेगा, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है विद इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में। और आईएनएस तरकश की बात करें तो ये इसको बनाए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये इसको जो डिटेक्ट करना जो है अगेंस्ट रेडार सोनार काफी जो है वो डिफिकल्ट होता है। और इंडियन नेवी जो है वो रेगुलरली अपने जो वेसल्स वगैरह हैं इनको फ्रेंडली नेशन के साथ भेजती रहती है कि ताकि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बेहतर हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेहतर हो, बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो भी और अच्छी हो। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने कल 3 इंडिजिनस नेवल शिप्स का जो है वो कमीशनिंग किया। ये 3 जो नेवल शिप्स हैं ये इंडिजिनसली डिजाइन्ड हैं और बिल्ट हैं। ये है आईएनएस
दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वहां पे इनकी कमिश्निंग हुई। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी रहता है, तो इस मौके पे इसकी कमिश्निंग जो है वो हुई है। ये एडवांस्ड हाइड्रोग्राफिक शिप है, इसमें जो आईएनएस संधायक है, ठीक है। और मतलब आईएनएस संधायक इसकी भी जो है वो कमिश्निंग हुई, तो टोटल जो है वो 4 हो गई। और फिर इस मौके पे इन्होंने बोला कि इंडिया का जो जर्नी है, जो नेवी है, उसका काफी जो है वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और मॉडर्नाइजेशन जो है वो आईएनएस विक्रांत के जो है वो कमिश्निंग से स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं सब जो यूज हुई हैं, इसमें एमएसएमईज का जो है वो मेजर रोल रहा है। 75% जो है वो पूरा इंडिजिनस कंटेंट रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक एम है, उसको और जो है वो जो कमिटमेंट है उसको और बेहतर कर रहा है। आईएनएस दूनागिरी ये फिफ्थ नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17। और इसको जो है वो सेकंड वन है जिसको जीआरएससी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आईएनएस संशोधक ये फोर्थ सर्वे वेसल है। ये एक लार्ज क्लास शिप है जो कि इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030 है उसको जो है वो रीइंफोर्स करता है। और इसमें एडवांस हाइड्रोग्राफिक ओशनोग्राफिक सिस्टम लगे हुए हैं। 4 इसमें सर्वे मोटर बोट्स लगे हुए हैं, ताकि जो ओशन के रिसोर्सेज हैं उनको भी जो है वो ये मदद करेंगे इसमें। आईएनएस अग्रय है, ये फिफ्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। और इससे भी जो हमारी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। इसमें एडवांस सोनार, टॉर्पिडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंडिजिनस वर्सेटाइल ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्शन प्लांट। इसकी कमिशनिंग हुई वडोदरा के हैवी वाटर बोर्ड फैसिलिटीज है यहाँ पे हुआ है। और इसमें जो है वो 24 KA प्रोटोटाइप सोडियम सेल ये बना है। इससे जो इंडिया का इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो माना जा रहा है कि बेहतर होगा। और ये जो यूनिट है ये स्पेशलाइज्ड रहेगी फॉर ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स, तो जिससे जो एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है उसमें इसका रिक्वायरमेंट होता है, तो इसका माना जा रहा है कि और बेहतर तरीके से काम करेगा। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसको होमी भाभा के द्वारा कंसीव किया गया था। इसका एम था कि इंडिया में जो अबेंडेंट थोरियम रिजर्व है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, और इसी के पूरा बेसिस पे हमारा पूरा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। 24 KA प्रोटोटाइप सोडियम सेल ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन है वो उसका इंडिजिनाइजेशन हुआ है, मतलब घर ही में ही सारी चीजें जो है वो बनेंगी। न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम बनेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है उसके लिए। तो एक हमारा जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का उसको ये कहीं ना कहीं और इन्फोर्स करता है, ठीक है। और वीडीपीपी का मतलब होता है वर्सेटाइल ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है। और ये ऐसी फैसिलिटी होती है जो ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करती है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जहां पे हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम से जो है वो रिप्लेस किया जाता है, और उसका रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो फर्दर यूज किया जाता है। और जो न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम होता है ये हाई प्योरिटी का सोडियम होता है, जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में जो है एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। और ये इंडिया के सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो है वो इनका पूरा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, जो कि फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, जितना मतलब जितना कंज्यूम करेंगे उससे ज्यादा जो है मटेरियल ये प्रोड्यूस करेंगे। फिर थर्ड स्टेज में है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी, इसमें हम नेचुरल यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज करेंगे थोरियम से जो है वो एनर्जी के जनरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो भी हैं इसमें ये इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर
बायोचार से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन निकला था कि बायोचार जो है वो क्या होता है, क्या क्या इसका यूज होता है, कैसे इसको यूटिलाइज करके जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और जो सॉइल डिग्रेडेशन है इंडिया में, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। बायोचार एक कार्बन रिच मटेरियल होता है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट का लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जो है वो उसको जलाने से मिलता है। ये एक वायबल सोल्यूशन जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जब विंटर्स होता है उसमें जो है वो पूरा हर पंजाब हरियाणा यहाँ पे जो है वो काफी जो पैडी स्ट्रॉ होता है उसको बर्न कर दिया जाता है, तो उससे वो वेस्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो हेल्थ है सॉइल की उसपे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बर्निंग से जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल हेल्थ पे और फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है। और जैसे हमारा जो वास्ट जो एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, केरला में रेड सॉइल है, यहाँ पे लो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है, तो अगर हम वहां पे इनका यूज करें तो उससे चीजें जो है वो और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि इसमें बायोचार एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, और क्योंकि इसकी जो है वो कार्बन कैप्चर कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर पोरस होता है जिससे जो है ये सॉइल के एग्रीगेशन को जो है वो एड करता है, वाटर रिटेंशन बढ़ता है। ठीक है, एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और इसमें एक स्टडी में बताया गया है कि बायोचार से जो है वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसमें 10 to 30% इन्हेंसमेंट हो सकता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 10 to 25% तक इंक्रीज कर सकती है, स्पेशली ऐसे सॉइल्स में जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल होती हैं, तो उन सब जगहों पे इनका यूज जो है वो किया जा सकता है। और ये लॉन्ग टर्म में एक कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए एक बेहतर रोल प्ले करेंगे। और ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इनको एक रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ परसिस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो इस पे काफी काम जो है वो कर रहा है, मतलब सब लोग। और इस ये एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत अलाउ है फॉर द जनरेशन ऑफ 2 to 2.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इन कार्बन क्रेडिट्स पर टन ऑफ सर्टिफाइड बायोचार। तो मतलब अगर आप सर्टिफाइड बायोचार बनाते हैं तो उससे फिर आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट माना जाएगा कि आपने कमी की है, तो उसका जो एक हमारा इमिशन गोल्स होते हैं उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगा। बायोचार काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। का ये कार्बन रिच मटेरियल होता है जो कि हीटिंग से जो है वो बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट वेस्ट के, लो ऑक्सीजन होनी चाहिए, और इसको जो है वो सॉइल के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के ऊपर इंक्रीज करने के लिए, इन सब के लिए यूज होता है। तो बायोचार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। फिर एक आर्टिकल था एग्री फोटोवोल्टाइक्स पे, ई टेक्नोलॉजी से कैसे फार्मर्स को हेल्प जो है वो मिल सकती है। अब जैसे कि हमने देखा है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें काफी चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं। एक तो हमारा हैवी रिलायंस है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे, पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। और मतलब ज्यादातर 90% हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है उस पर काफी मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी अगर हम इस साल की बात करें तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से भी थ्रेट होता है जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है। अब इसी बार अगर 2026 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एलिनो को जो है वो इसका फोरकास्ट किया गया है। माना जा रहा है कि इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम पे काफी निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो इन सब चैलेंजेस को जो है वो टैकल करने के लिए डुअल अप्रोच पे जो है वो काम करना होगा। पहला तो एनर्जी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना, और साथ ही साथ जो वास्ट फार्मिंग सेक्टर है उसके लिए एक इनकम जो है वो प्रॉपर इनकम जो है वो उसको बनाना। ठीक है। और इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। हमारा जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये मार्च 26 तक बढ़ के 274 गीगावाट जो है वो पहुंच गया है। सोलर पावर 150 गीगावाट से ज्यादा का हो गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा बेसिकली जो मॉडल है वो ज्यादातर लार्ज सोलर प्लांट्स पे काफी जो है डिपेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर घर स्कीम है, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है, जिसके
चलते जो है वो सोलर पंप सेट वगैरह लगाए जा रहे हैं। ये मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, इससे जो है वो एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होएगा। एग्री फोटोवोल्टाइक्स ये एक प्रॉमिस करते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि सोलर पावर जनरेशन को और क्रॉप कल्टीवेशन को जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है एक ही लैंड में। जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्टिंग भी करते हैं, क्रॉप भी लगाते हैं, साथ ही साथ जो सनलाइट है उसका भी यूज किया जाता है और उससे एनर्जी को जनरेट किया जाता है। इसमें जो सोलर पैनल्स पैनल्स हैं उनको लगभग 3.5 मीटर्स की हाइट पे लगाया जाता है, ताकि कल्ट नीचे जो है वो कल्टीवेशन जो है वो हो सके। तो इससे क्या होगा कि आराम से इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन होगा और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन के तौर पे काम करेगा। और इससे जनरेशन से जो है वो पावर जनरेशन से एक परमानेंट इनकम भी मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो वेदर शॉक्स हैं, पेस्ट इन्फेस्टेशंस हैं, मार्केट वोलेटिलिटी है, इसका भी जो रिस्क है वो कम होगा। तो इसमें भी वर्क हो रहा है कि कैसे, चूंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमीज में है हम। तो अपने फार्मर्स की जो कंडीशन है, जो लाइवलीहुड है, उसको बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है उससे निपटने के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर काम जो है वो कर सकता है। फिर अभी जैसे यूएस और ईरान के बीच में जो है वो डील फाइनलाइज होनी थी, बट इसराइल ने लगातार लेबनान पे जो है वो अटैक किए हैं, उसकी वजह से यूएस और ईरान, मतलब ईरान ने फिर कल कहा परसों कि हम जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसको भी क्लोज कर दिए हैं। तो ये बातचीत जो है वो चल रही है। और इनके जो डेलीगेशंस हैं इनका जो है वो हाई लेवल डायरेक्ट टॉक जो है, बातचीत ये शुरू हो गया है स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में। और माना जा रहा है कि अभी एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत ये था कि दोनों कंट्रीज जो है वो अटैक नहीं करेंगी, वॉर को तुरंत स्टॉप कर दिया जाएगा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरा ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इसमें यूएस डेलीगेशन को वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, ये लीड कर रहे हैं, और ईरान का जो डेलीगेशन है उसको इनके स्पीकर है मोहम्मद बागेर गलीबाफ, ये जो है वो हेड कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है कि कैसे ये एक जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी थी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में, कि इन पॉइंट्स पे हम लोग काम करेंगे और आगे फर्दर जो चीजें होंगी, तो इसका माना जा रहा है कि कुछ दिनों में क्लैरिटी हो जाएगी और साइनिंग जो है वो हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसराइल बार बार लेबनान पे अटैक कर रहा है और ईरान का कहना है कि अगर ये बार बार लेबनान पे अटैक करेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और इसराइल जो है वो अभी हिजबुल्लाह पे कह रहा है कि ये हमारे एरिया पे अटैक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो है वो अटैक किया है। तो बातचीत चल रही है, देखो फिर फर्दर जो है वो क्या ये लोग करते हैं। फिर इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है इसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इंडिया का स्पेस सेक्टर के बारे में जैसे मैंने बताया पहले भी कि आजकल गवर्नमेंट का 12 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या वर्क हुआ है इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकल रही है। तो ये जो भी चीजें हैं ये एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनसे पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें तो स्पेस के क्षेत्र में काफी काम किया गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी जो है इसमें काम हुआ है। और बिम्स्टेक के साथ जो है वो इसरो जो है अपना अपना वर्क कर रहा है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिबरलाइजेशन किया गया है। इन स्पेस सीड फंड स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड है जिसके तहत प्राइवेट पार्टनरशिप को और बढ़ावा दिया गया है ताकि जो इकोसिस्टम है और बेहतर बने। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द स्पेस सेक्टर। अब इसमें 100% एफडीआई जो है उसको अलाउ कर दिया गया था। और 74% जो है वो परमिटेड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन। तो मतलब स्पेस में जो है वो काफी सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने जो है वो नॉर्म्स गाइड्स एंड प्रोसीजर्स 2024 इसको इंट्रोड्यूस किया। इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ये अभी करेंटली इसकी $8 बिलियन की लगभग वैल्यू हो गई है। जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है इसका 2 to 3% जो है ये अभी करंट है वैल्यू इनकी।
माना जा रहा है कि आगे आने वाले डेकेड में और भी ये बढ़ के 40 टू 45 बिलियन जो है ये हो जाएगा। और नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ था। इन स्पेस ये स्टैब्लिश हुआ 2022 में। इसने एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया कि ताकि इसमें जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो और बेहतर हो। ठीक है। और जैसे बिम्स्टेक की बात का हमने हमने कहा तो इंडिया जो है वो लीड कर रहा है बिम्स्टेक स्पेस प्रोग्राम में। इसके तहत ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो जितनी हमारी बिम्स्टेक कंट्रीज है इनके साथ जो है वो सैटेलाइट को बनाने, रीजनल कोऑपरेशन को बेहतर करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इंडिया प्ले कर रहा है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 12 सालों में नेशनल कॉन्फिडेंस बढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस जो है वो बढ़ा है। उसमें बताया गया कि चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले बताया गया कि एक सस्टेन कमिटमेंट है, जो कि स्टार्ट हुआ चंद्रयान 1 से, जो कि लॉन्च हुआ था 2008 में। और इसके तहत हमने मून सरफेस पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की, साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल की डिस्कवरी की। इसके अलावा लूनर एक्सोस्फीयर के बारे में जो है वो हमें एक इंसाइट मिला इसका मून इम्पैक्ट प्रोब से। फिर चंद्रयान 2 ये लॉन्च हुआ 2019 में। और इसने 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से जो है वो वर्क किया। हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो लूनर सरफेस की इसने प्रोवाइड की। इसमें पूरा एक फाइन डेटा जो है वो निकल के आया। ठीक है। इसके बाद चंद्रयान 3 ये एक हिस्टोरिक मिशन था जो कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया। और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो अचीव किया नियर मून साउथ पोल। और फोर्थ नेशन इंडिया बना जिसने कि यूएस, रशिया और चाइना के बाद जो है वो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। विक्रम लैंडर था, इसने जो है वो 69.3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो है इसने टच किया। और इस रीजन पे इसके पहले और कोई कंट्री नहीं पहुंची थी। फिर इसके अलावा आगे आने टाइम में हमारा चंद्रयान 4 है, एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। ये माना जा रहा है 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा मतलब इस प्लान इसके थ्रू हम जो है वो लैंड जो मून है उससे जो है वो लैंड के जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसको अर्थ पे भेजेंगे। फिर चंद्रयान 5 ऑब्लिक लूपेक्स है। ये मिशन जो है वो एक्सप्लोर करेगा वाटर और अदर वॉलेटाइल मटेरियल्स की जो शैडोड रीजन है मून पे वहां पे। ठीक है। इसके अलावा हमारा चंद्रयान के अलावा मंगलयान ये भी काफी इम्पोर्टेंट था। मंगलयान मिशन इंडिया का एंट्री हुआ इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में। सितंबर 24 2014 को स्पेसक्राफ्ट एंटर्ड मार्शियन ऑर्बिट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने ऐसा किया। इसरो जो है बिकेम द फोर्थ स्पेस एजेंसी आफ्टर नासा, कॉस्मोस और ईएसए, जिसने कि मार्स के ऑर्बिट पे अपना स्पेसक्राफ्ट जो है वो प्लेस किया। और मंगलयान जो है वो 6 मंथ के लिए डिजाइन किया गया था, बट ये 8 ईयर से ज्यादा जो है वो चला। इससे मार्स के बारे में काफी डेटा जो है वो इंडिया को मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो मिला। फिर इंडिया का आदित्य L1 है। ये जो हमारा पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो कि लॉन्च हुआ 2023 में। और ये प्लेस्ड है इसमें आदित्य L1 इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 लैग रेंज पॉइंट, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर पे है अर्थ से। और इससे जो है वो सन को ऑब्जर्व जो है वो किया जा रहा है। और अभी तक 27 टीबी ऑफ सोलर ऑब्जर्वेशन डेटा इसको रिलीज किया जा चुका है। इससे जो ग्लोबल सोलर रिसर्च है वो और बेहतर हुआ है। ठीक है। तो ये तीनों जो प्रोग्राम्स हैं इसमें पूरा डिटेल में है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कब लॉन्च हुआ है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। फिर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी एडवांसमेंट हुआ है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। और अब हम जो है वो केपेबल हैं ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स weighing अप टू 10 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट। और 4.2 टन हम जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास PSLV है, GSLV है, LVM-3 हमारी लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है।
और इससे जो है वो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है वो और बेहतर हुआ है। अर्थ का ऑब्जर्वेशन बेहतर हुआ है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन, ये चीजें बेहतर हुई हैं। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो सैंक्शन किया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का। इसको डिजाइन किया जाएगा ताकि 30 टन का जो है पेलोड जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके। साथ ही साथ जो स्पेस एक्सेस कॉस्ट है इससे जो है वो रिड्यूस होगा। हम जो है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है वो एक पार्शियली रीयूजेबल एनजीएलवी या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल वेरिएंट बन रहा है। इसका 14 टन जो है ये तक का जो है वो प्लेस कर सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अपने स्पेस लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंडिया एक्सपेंशन कर रहा है। और सेकंड स्पेस पोर्ट डेवलप ये इसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कुलशेखरपट्टिनम है तमिलनाडु में यहाँ पे। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कॉम्प्लेक्स, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया फरवरी 28 2024 को। प्लान है कि ये इससे जो है वो 20 to 25 ऑर्बिटल लॉन्चेस एनुअली जो है वो हो सकेंगी। और फर्स्ट एसएसएलवी लॉन्च जो है वो 26-27 फिजिकल ईयर इसमें जो है वो होगा। थर्ड लॉन्च पैड इसका भी जो है वो अनाउंसमेंट हो गया है, अप्रूवल हो गया है, श्रीहरिकोटा में बनेगा। 2025 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसके लिए 3984.86 करोड़ का जो है वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो रखा गया है। तो माना जा रहा है कि इससे जो हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है वो और बेहतर होंगे। जो लूनर एक्सप्लोरेशन मेथड्स हैं वो भी और बेहतर होंगे। इसरो जो है वो काफी इसने प्रोग्रेस किया है नेक्स्ट जनरेशन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में। हमने कई सारी चीजें डेवलप की हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये बन रहा है टू प्रोलॉन्ग इस सैटेलाइट लाइफ स्पेन। इससे क्या होगा कि जो सैटेलाइट का लाइफ है वो बेहतर होगा। एडवांस क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन पे भी पूरा वर्क जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर हमारा विकास इंजन है, इसकी क्षमताएं जो है वो काफी हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में काफी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। फिर इसरो का जो है ये आरएलवी-टीडी प्रोग्राम है, ये एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जिसके तहत कॉस्ट इफेक्टिव और रीयूजेबल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और आरएलवी-टीडी ये डिजाइन्ड एज अ विंग्ड व्हीकल जिसमें जो है वो इसमें लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट दोनों की तरह जो है वो ये काम करेगा। और इसमें काफी जो है वो अभी हमें एक ही अचीवमेंट हुआ है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था आरएलवी टीडी का मई 16 में श्रीहरिकोटा से। और इसने काफी जो है वो एफिशिएंसी जो है वो दिखाई थी। इसके साथ ही इसरो जो है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, इनके साथ मिलके ये विक्रम 3201 इन्होंने डेवलप किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट स्पेस माइक्रो प्रोसेसर है। साथ ही साथ इन्होंने कल्पना 32 ये बनाया, डिजाइन किया फॉर मिशन जहाँ पे ऐसे मिशन जिसमें बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए उसके लिए इसको डेवलप किया है। तो इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर्स का भी डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है ताकि हमारी जो मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव है जो विकसित भारत का एक उद्देश्य है इसको और जल्दी जो है वो अचीव किया जा सके, इसमें ये बेहतर रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप के में भी हमने काफी काम किया है। और रशिया हमारा काफी पुराना स्पेस पार्टनर रहा है 1975 से। तब हमने इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन की हेल्प से। ठीक है। और रशिया ने जो है वो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है ये इसमें इसकी मदद से हो पाया था। विंग कमांडर राकेश शर्मा इन्होंने ट्रेवल किया था अबॉर्ड सोयूज T11 1984 में। ठीक है। फिर इसके अलावा हमने जो है वो अ, हमारा एक गगनयान मिशन है जिसके तहत जो है वो हम अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजेंगे। और इसके लिए भी हमने कोऑपरेशन जो है वो किया है ग्लोनॉस और नेविक के साथ। फिर स्पेस के फील्ड में इंडिया का जो रेपुटेशन है वो काफी बेहतर हो रहा है। और इसरो ने नासा के साथ मिलके निसार मिशन ये इसको दोनों ने
डेवलप किया था और इसको 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया GSLV F-16 हरिकोटा से। ठीक है। इसके अलावा ये जैसे निसार के बारे में बताया कि ये जो है ये लैंड, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, ओशंस, इनमें जो भी चेंजेस होते हैं इनको ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो हमारी बढ़ रही है। फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलके हम तृष्णा, ये है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन, इस पे काम कर रहे हैं और ये 2026 में माना जा रहा है कि ये लॉन्च किया जाएगा। इससे जो क्रॉप वाटर स्ट्रेस है इसको मॉनिटर करने में हेल्प मिलेगी, इरिगेशन बेहतर होगा, अर्बन इकोसिस्टम को बेहतर किया जाएगा, ग्लेशियर और क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस हैं उनके बारे में पहले जानकारी जो है वो मिल पाएगी। फिर इसके अलावा जापान के साथ मिलके हम चंद्रयान 5 पे काम कर रहे हैं। जापान की स्पेस एजेंसी है लोपेक्स लूनर, मतलब ये दोनों के साथ मिलके हम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इस पे काम कर रहे हैं। जापान की एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है। साथ ही साथ हमने जो है वो जर्मनी के साथ हमारा बेहतर रिलेशन रहा है। हमने 11 जर्मन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया इंडियन लॉन्च व्हीकल से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी जो है वो हम काम कर रहे हैं और इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने साइन किया है एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू वर्क टुगेदर ऑन फ्यूचर ह्यूमन स्पेस मिशन, मतलब आगे आने वाले जो स्पेस मिशन होंगे उन पे ही दोनों ये मिलके काम जो है वो करेंगे। इसके अलावा इटली के साथ स्पेस कोलैबोरेशन हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान जो है वो इसको अनाउंस किया गया, G20 समिट हुई थी 24 में उस टाइम पे। सऊदी अरेबिया के साथ ही हमारा स्पेस कॉपरेशन है। ठीक है। और हमने इसरो और सऊदी स्पेस एजेंसी के साथ जो है वो एमओयू जो है वो साइन किया। तो इन बीते 12 सालों में काफी सारे वर्क हुए हैं। जैसे जो अदर नेशंस है उनके साथ जो रिलेशन है उस पर भी और बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। फिर जैसे कि हमने बताया कि गगनयान, तो मतलब के लिए प्रिपरेशन पूरा चल रहा है। इंडिया ने जो है वो इस नासा के एक्सियोम 4 मिशन में पार्टिसिपेट किया और इसके तहत हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। इन्होंने स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था, इसको लॉन्च किया गया फैल्कॉन 9 से और जून 2025 को जो है ये मिशन गया और यहाँ पे 15 दिनों तक इन्होंने पूरा जो है वो रिसर्च किया। इसमें मसल रिजनरेशन, एल्गल ग्रोथ, क्रॉप वायबिलिटी, इन सब पे काम किया गया। कैसे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस होता है स्पेस में, क्या चीजें रहती हैं इस पे। फिर ये मिशन 15 जुलाई 2025 को सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये इंडिया का प्लान नेशनल स्पेस स्टेशन है। इसको बनाया जा रहा है और इसके की कंपोनेंट है स्पेस विजन 2047 है हमारा, कि हम अपना वहां पे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही इंडिया का एम है कि हमारा एक स्पेस स्टेशन रहेगा। साथ ही साथ हम जो है वो गगनयान के थ्रू अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेंगे। फिर जैसे मून पे हमने काफी काम किया है, वहां पे अपना वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ मार्स के एक्सप्लोरेशन पे, मतलब पूरे ओवरऑल स्पेस के उसमें हमने काफी वर्क जो है वो किया है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इसमें स्पेस से रिलेटेड ये काफी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको रीड जो है वो अच्छे से और आप लोग कर लेना। फिर जैसे नैव आईसी नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। ये इसको ओरिजिनली कहा जाता था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फिर इसका रीनेमिंग हुआ 2016 में। ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज पूरे इंडिया में और अप टू 1500 किलोमीटर, मतलब इसके बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी जो है वो पूरा कवरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये ऑपरेट करता है थ्रू अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जिसमें पूरा कंटिन्यूअस रीजनल कवरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। फर्स्ट NVS-01 इसको लॉन्च किया गया है मई 23 में। इसके बाद NVS-02 ये लॉन्च हुआ जनवरी 2025 में। टोटल 5 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स NVS-01 टू NVS-05 इनका प्लान किया गया है ताकि अनइंटरप्टेड सर्विसेज जो है वो इंश्योर हो और परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर हो।
और इसने इंडिया का जो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी और बेहतर किया है, काफी सपोर्ट इसकी वजह से मिला है। और इसके अडॉप्शन के बाद से जो लॉजिस्टिक्स है, वेसल मॉनिटरिंग है, ये बेहतर हुआ है, जियो फेंसिंग बेहतर हुआ है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो है वो अच्छी हुई हैं। ठीक है, तो ये है। तो फिर इंडिया ने 2025 में साउथ अफ्रीका के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत ये नेविक रेफरेंस स्टेशन जो है वो बनाएंगे। इसका एम है कि इसका जो सिस्टम है इसको परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना और नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड भी जो है वो जो हमारी और पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके काम करना। फिर एक अनदर न्यूज देखें तो प्रोजेक्ट निम्बस है ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू बताया जाता है ये $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यू है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट और गूगल और अमेजोन के साथ। इसको 21 में अनाउंस किया गया था। और इस जो ये एग्रीमेंट है इसका एम है टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज टू वेरियस इजरायली गवर्नमेंट एंटिटीज। इसमें जो इसराइल की मिनिस्ट्रीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो स्टेट ओन कंपनीज हैं वो आती हैं। इसका जो इनिशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसको 7 ईयर का रखा गया था। और माना जा रहा है कि इसको एडिशनल बढ़ा के जो है वो 24 ईयर्स तक जो है वो करा जाएगा। फिर इसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज को एक सेलेक्ट किया गया था एज अ प्राइमरी क्लाउड प्रोवाइडर फॉर, मतलब कि ये जो है वो मिनिस्ट्रीज और सब जो है इनके लिए जो है वो ये काम करेगा। तो जब से इस प्रोजेक्ट का इंसेप्शन हुआ है तब से इसका काफी विरोध भी हुआ है। और एक 2021 में एक इंटरनल लेटर जो है वो गूगल के जो वर्कर्स हैं उन्होंने किया था, अमेजॉन वर्कर्स ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया। इसमें इन्होंने कहा कि ये एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है जो कि इजराइल की जो मिलिट्री है और जो गवर्नमेंट है इसको फिलिस्तीनियन सिटीजन्स के अगेंस्ट जो है वो यूज कर सकती है। और जब इजराइल ने हमास पे अटैक शुरू किया उसके बाद से इसका जो अपोजिशन है और भी जो है वो ज्यादा हो गया। तो प्रोजेक्ट निम्बस जो है वो इसको याद करना, मतलब इसको याद रखना कि क्या है ये टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इजराइल गवर्नमेंट एंड गूगल एंड अमेजोन, किस लिए? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो भी नेम बस इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अभी आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने आईआईएसईआर पुणे और आईआईएसईआर कोलकाता के साथ मिलके एक न्यू थेरापेटिक अप्रोच इन्होंने डेवलप किया है। और इसे माना जा रहा है कि हार्मफुल फैट्स जो है ब्लड में इसको कम किया जा सकेगा। और ये जो इन्होंने डेवलप किया है अप्रोच, इससे जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म एंजाइम को टारगेट ना करके ये जो स्ट्रेटजी है ये फोकस करेगा ऑन प्रिवेंटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स विद इन लिवर सेल्स की। जो फैट है वो लिवर सेल्स में इसका जो है वो ट्रांसपोर्ट ना हो और इससे जो फैट है वो कम से कम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो। मतलब ये एक इनोवेटिव मेथड है। इसमें ये एक पेप्टाइड है, इसका नेम दिया गया है केडीडीपी। इसको यूज करेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के जो मूवमेंट है लिवर सेल्स में इसको इंटरप्ट करने का काम करेगा। तो इससे ब्लड में इनके एक्सपोर्ट में कमी आएगी। अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे है बट माना जा रहा है कि इससे जो है वो जो मेजर हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्ट अटैक है जो कि हो जाता है जब आपके ब्लड वेसल्स में जो है वो लिपिड ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ये एक बेहतर रोल जो है वो आगे आने वाले टाइम में ये मेथड प्ले कर सकता है। फिर स्पोर्ट्स देख लें तो इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम्स बाउंड बॉक्सर इन्होंने 56 ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लावेन ये चैंपियनशिप जो है वो शीजिया में हुई। तो यहाँ पे इन्होंने 12 मेडल जो है वो जीते। फिर बॉक्सिंग में इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर रहा, 12 मेडल्स ही लेके आए हैं। फिर इसके अलावा इंडिया की हॉकी टीम के लिए एक मेजर अचीवमेंट रहा है। इंडिया की नेशनल वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया बाय 2-0। ऑकलैंड में फाइनल हुआ था। और ये इनका सेकंड FIH वुमेन्स नेशनल कप टाइटल है, इसको इन्होंने जीता। इसके लिए इनको काफी जो है वो लोगों ने बधाइयां दी हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, ये एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फॉर इस पे, मतलब हॉकी के क्षेत्र में ये काम करते हैं। और ये काफी इसको रिकग्निशन मिला हुआ है। ये फाउंड हुआ था 1924 में। और ये जो मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इनको कराने का काम करता है।
तो इसमें इंडिया का टीम का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हुआ, और हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो भी प्लेयर्स हैं हर हर सबको जो है वो 3 लाख रुपए दिया जाएगा, और मेंबर स्टाफ्स को भी जो है वो दिए जाएंगे टीम की सक्सेस पे। ठीक है। फिर वैभव सूर्यवंशी, इनका एक रिकॉर्ड है, ये फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाया है लिस्ट एक विकेट में, और इन्होंने 11 बॉल्स पे ही जो है वो 50 जो है वो बना लिया। और ये जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ है, इसमें इन्होंने ये जो है वो अचीव किया है। जैसे इस तरह की जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो कभी कभी बीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। यही था आज का सारा काम रेफरेंस। तो आप चैनल पे हमको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए।